नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कोरोना की गोद में गांव। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से यूपी के गांव बेहाल हैं। पूर्वांचल से लेकर वेस्ट यूपी तक हर गांव में लोग कोरोना से मिलते जुलते लक्षणों से पीड़ित हैं। बुलंदशहर के एक गांव में 1.5 महीने के अंदर 28 मौतें हो चुकी हैं, तो अंबेडकर नगर से लेकर जालौन, उन्नाव और कानपुर देहात के हालात बदतर हो चले हैं। नदी किनारे बसे गांव के लोग मृतकों का अंतिम संस्कार चोरी छिपे कर रहे हैं। शवों को जलाने की जगह नदी किनारे बालू में शवों को दफन कर रहे हैं, तो कुछ लोग नदी में शव बहा रहे हैं। अलग अलग जिलों से आ रही तस्वीरें गांव में कोरोना के बेकाबू हालत की तस्दीक कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर अब गांव तक पहुंच चुका है। इस बात को सभी मान चुके हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में कई लोग इसे अभी भी एक रहस्यमयी बीमारी बता रहे हैं। इस वजह से लोगों को समय रहते इलाज भी नहीं मिल पा रहा है और कई की जान जा चुकी है। कोरोना संक्रमण से मर रहे हैं। ज़्यादातर कोरोना संक्रमण से दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जांच अभी तक हुई नहीं है। स्वास्थ्य विभाग बालू चल रहा है, लापरवाही बहुत है इसमें। जो टीमें आती भी कभी हैं तो केवल घूम के चली जाती, फॉर्मेलिटी पूरी करती हैं बस। अभी तक गांव में सैनिटाइजेशन या फिर किसी तरह का मेडिकल परीक्षण हुआ है? कोई नहीं हुआ अभी। यही कि यहाँ पे सही स्वास्थ्य विभाग को पहुँचना चाहिए और उसका परीक्षण करना चाहिए। परीक्षण और पूरे गांव का सैनिटाइजेशन और फॉगिंग होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारे गांव में सहमे हुए लोग हैं वो थोड़ा सा उससे ऊपर आ सकें और उनके मन का डर जो है वो खत्म हो सके। यूपी के गांव में लोगों की इलाज के अभाव में मौत हो रही है। अब तो हर गांव से ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। कहीं पर लोगों में ही जागरूकता की कमी दिखाई पड़ रही है, तो कहीं पर डॉक्टरों ने ही बहानों की एक लंबी लिस्ट तैयार कर रखी है। मेरे संज्ञान में मामला आज दोपहर में आया है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामो के चिकित्सा अधीक्षक अपने चिकित्सीय दल और अपनी आरआरटी टीम के साथ जो है क्षेत्र में स्वयं गए हुए हैं और वहां पर समस्त निरोधात्मक कार्यवाही करा रहे हैं और उसकी विस्तृत रिपोर्ट जो है अभी हमें शाम तक प्राप्त हो जाएगी। वजह कई दिखाई पड़ रही है, लेकिन इस लापरवाही की वजह से गांव में कई लोग इस महामारी के आगे घुटने टेक रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। अब तो कई गांव ऐसे भी सामने आ रहे हैं जहां पर नदी में ही मृतक के शवों को प्रवाहित किया जा रहा है, जिस पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है। शवों को जल प्रवाहित नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से अपने जनपद वासियों को बताना चाहूँगा कि हमारे जनपद में जितने भी क्रिमेशन ग्राउंड है, जहाँ जहाँ अंत्येष्टि स्थल बने हुए हैं, जहाँ जहाँ लोग डेड बॉडी की अंत्येष्टि करने के लिए आते हैं, उन सभी स्थानों पर हमने लकड़ियों की पर्याप्त उपलब्धता बना रखी है। हम एक बैंक बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम सरकारी तौर तरीके से तो रखेंगे ही, अगर कोई उसमें सहयोग देना चाहेगा तो हम उसके सहयोग को भी स्वीकार करेंगे। हर तरफ सिर्फ बेबसी और तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे। कोई चेकअप की व्यवस्था नहीं है और न ही कोई स्वास्थ्य महकमा मदद को आगे आ रहा है। कुछ हफ्तों पहले देश के सबसे बड़े राज्यों में शहरों के जरिए कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब वहां पर स्थिति कंट्रोल में आती दिख रही है और गांव में पैर पसार चुका कोरोना अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। कोरोना की गोद में गांव आ चुके हैं। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। जी हाँ, कोरोना की गोद में गांव, और इस रिपोर्ट के जरिए आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से गांव-गांव में हर घर में कोरोना पहुंच चुका है और कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो काफी भयावह तस्वीरें हैं। कहीं ना कहीं लाशों का जो अंबार है वो हम देख रहे हैं, क्योंकि घाटों में जगह नहीं है, शमशान घाटों में कहीं भी जगह नहीं है, लकड़ियों का अभाव है। तमाम तरीके की दिक्कतें जो हैं वो ग्रामीणों को हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच करने नहीं पहुंच रही है, जानकारी का बहुत अभाव है ग्रामीण लोगों में। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है मौतों का, जो मौतों का आंकड़ा इतनी तेजी से ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है। लगातार हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर गांवों की समस्या को कब समझा जाएगा। सरकार भी अब इस बात को मान रही है कि यूपी के कई जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर
कोरोना अपनी जद में लोगों को ले चुका है। काफ़ी लोग ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर प्रभावित हैं और कहीं ना कहीं जो मौतों का आंकड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये जो जागरूकता का अभाव है वो है। और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि नागर जुड़े हुए हैं, चिकित्सक है बरेली से, और हमारे साथ रजनीश जो कि ग्राम प्रधान हैं लोनी ब्लॉक के, वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ माजिद अरमान संवाददाता जालौन से जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले माजिद, मैं आपके पास आऊंगी। जालौन की अगर मैं बात करूं तो जालौन में क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, बता दें कि जालौन में जिस तरीके से चुनाव के बाद कोरोना के आंकड़े निकलना शुरू हुए हैं, उन आंकड़ों से लोगों को डर तो कहीं लग ही रहा है। और साथ में हम आपको ये भी बता दें कि जितनी लापरवाही यहाँ प्रशासन ने यहाँ जालौन में देखने को मिली है प्रशासन द्वारा, और लगातार जो इस शहर से जो आंकड़े आ रहे थे, लेकिन अब वही आंकड़े जालौन से आने लग गए हैं। अगर हम आज अभी बात करते हैं तो जालौन की जो 388 केसेस आज सामने आए हैं, जिसमें सर्वाधिक केसेस गांव के हैं। गांव के 9 ब्लॉक हमारे जालौन में जो 9 ब्लॉक में लगातार जो है केसेस निकल रहे हैं। कोई कोरोना के केसेस ना हो, और लगातार अगर मौतों के आंकड़े अगर देखें तो गांव के सर्वाधिक मौतों के आंकड़े गांव से ही आना शुरू हो गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आंकड़े तो निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, दवा नहीं मिल रही है, वैक्सीन नहीं लग रही है, और लोगों को समझाया नहीं जा रहा है कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी बाहर न निकले। लगातार लोग बाहर भी घूम रहे हैं, मास्क का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं, और केसेस भी ज्यादा आ रहे हैं। अब ऐसी हालत में प्रशासन को लोगों को समझाना चाहिए, दवा भी देना चाहिए, वैक्सीन भी देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिले में जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने जो प्रबंध किया है, उन प्रबंध में काफी सवाल भी उठ रहे हैं। उनके पास जगहें नहीं है, लगातार बोलते हैं कि हमारे पास काफी बेड खाली है, ऑक्सीजन है, जबकि ऐसा कुछ देखने को कहीं मिल नहीं रहा है। जी माजिद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों लोगों को, जो ग्रामीण हैं, उनको समझाने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं? क्यों वो वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक नहीं कर पा रहे हैं? क्यों इस बीमारी को नहीं समझा पा रहे हैं वो, या फिर वो समझाना ही नहीं चाहते? देखिए, कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से अधिकारी भी जो है अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। यही वजह है कि लोग गांव में जाना नहीं चाहते, और यही वजह चल रही है कि लोग उनको समझा भी नहीं पा रहे हैं। जो एक दूसरे के ऊपर लोग टाला मटोली चल रही है। अधिकारी जो है अपने छोटे अधिकारी से बोल रहे हैं, छोटे अधिकारी अपने बाबू से बोल रहे हैं, बाबू कर्मचारियों से बोल रहे हैं, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता। ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन अभी शुरू भी नहीं हो पा रहा है सही से, न उनको वैक्सीनेशन के लिए, टीकाकरण के लिए कोई दवा मिल पा रही है। और दूसरी चीज ये कि जितनी जल्दी से चुनाव यहाँ निपटा, उसकी तेजी से यहाँ पे कोरोना जो वापस ही आया है उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है। और इस तरीके से अगर एकजुट होके और प्लानिंग करके कार्य करते हैं तो कोरोना पे अंकुश पाया जा सकता है। जी, रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, जो कि ग्राम प्रधान है, आपसे जानना चाहूंगी मैं, अगर मैं आपके क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, या फिर अव्यवस्थाओं का हुजूम उमड़ा है? नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, हालत बहुत खराब है मैडम। यहाँ के कोई भी जांच नहीं हो रही है गांव में, वैक्सीन की कोई सुविधा नहीं है, और गांव में 3-4 मौत भी हो चुकी है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि मेरे गांव में वैक्सीन लगवाई जाए। रजनीश जी, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि आपके गांव के लोग क्या कोरोना को लेकर जागरूक हैं? मैडम, जागरूक हम ही कर रहे हैं, उनको जागरूक करा जा रहा है। मैंने अभी सैनिटाइजर, मैं न्यू प्रधान बना हूं, अभी मेरे पास कोई चार्ज नहीं आया है जी। मैंने गांव को भी सैनिटाइजर कराया है फिलहाल, लेकिन सरकार की ओर से तो कुछ मिल ही नहीं पा रहा हमको। जो जिम्मेदार अधिकारी, आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर क्यों जो उनकी जिम्मेदारी है वो नहीं निभा पा रहे? मैडम, नहीं निभा पा रहे हैं। आपने उनसे बातचीत की, आपने उनसे आग्रह किया, आपने उनसे कहा कि हमारे गांव में इस तरीके की समस्या है, सैनिटाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, वैक्सीन क्यों नहीं लग पा रही है, जब लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार कह रही है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन मिलनी चाहिए, तो फिर क्यों नहीं लग पा रही? आपने बातचीत करने की कोशिश की? वो कह रहे हैं अभी टाइम लगेगा। अभी टाइम बता देते हैं कि अभी 1 महीना 2 महीने, वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन की सुविधा है नहीं, लगेंगी अभी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अब स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की टीमों को आदेश दिया गया है कि वो गांव-गांव जाकर, हर घर जाकर टेस्टिंग करेंगी। अगर हम इसकी बात करें तो ये जमीनी हकीकत में कितना सच है? कुछ नहीं हो पा रहा। यहाँ पे गांव में हमारे में 3-4 मौत हो चुकी है, कोई भी टेस्टिंग नहीं हुई है गांव के स्वास्थ्य विभाग अंदर। की टीम नहीं आई अभी तक?
जी जी, नहीं नहीं, कोई टेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन हम तो गांव में अपनी तरफ से जितना भी हो रहा है साफ सफाई पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। अभी हम न्यू प्रधान बने हैं, लेकिन फिर भी हम साफ सफाई पे और क्या नाम है, सैनिटाइजर करा रहे हैं। गांव को भी कराया एक बार, फिर कराने की सोच रहे हैं दोबारा, कि जी। दोबारा से फिर सैनिटाइजर गांव को हम कराएं अपनी तरफ से। स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? जी मैडम। स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? क्या वहां पर इलाज मुहैया हो पा रहा है ठीक तरीके से, या फिर जो लोग वहां पर टेस्ट कराने जो आते हैं आरटीपीसीआर या एंटीजन, क्या वहां पर टेस्ट हो रहे हैं प्रॉपरली? नहीं हो रहे हैं मैडम, नहीं हो रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, स्वास्थ्य विभाग की कोई सुविधा नहीं है। रजनीश जी, आगे आपसे भी और भी बात करेंगे। हमारे साथ रवि नागर भी जुड़े हुए हैं जो कि चिकित्सक है। रवि नागर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब गांव गांव में हर घर में कोरोना हो रहा है, कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा जो है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, और सबसे बड़ी वजह है ये है कि गांव के लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर मौतें क्यों हो रही हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच करने जा नहीं रही है। लोग जांच कराने भी जाते हैं तो भी जांच नहीं हो पा रही। आपने रजनीश जी को सुना होगा, वही कह रहे हैं कि जांच नहीं हो रही है। तो आखिर कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति को कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है? ये किसकी जिम्मेदारी? देखिए, बरेली के अंदर स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जहां पर कई बार मैंने सुना और अखबार और टीवी के माध्यम से भी देखा कि जहां पर शिकायतें ऐसी आई हैं जी, वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें गई हैं और जांच भी की है। जैसी बरेली के अंदर क्यारा एक गांव है, ब्लॉक है बरेली जिले का, तो वहां पर इस तरीके की खबरें आई थी कि वहां इस तरीके की बीमारी के लक्षण आ रहे हैं, जो कोरोना के लक्षण हैं, उनसे कई लोगों की मौत हुई है। तो वहां पे स्वास्थ्य विभाग की टीमें गईं, ये हमने सुना और देखा। तो रही बात जहां तक अवेयरनेस की और जागरूकता की, तो गांव के लोगों में थोड़ी जागरूकता की कमी होती है, और इस बीमारी का तो लगभग सभी को पता है कि इतनी भयानक बीमारी देश के अंदर आई हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ा लापरवाही की वजह से ये गांवों के अंदर ज्यादा फैल रही। और रही बात जांचों की, जैसा अभी भाई ने कहा कि जांचें बहुत कम हो रही हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर जहां भी पीएचसीज हैं वहां पर कोरोना की जांचें चल रही हैं और कोरोना की जांचें बराबर हो रही हैं। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी संख्या में जो केस निकल रहे हैं सभी जगह पर, वहां पर एक साथ व्यवस्था जुटाना थोड़ा मुश्किल काम है। गांव देहात के जो डॉक्टर हैं, जो गांव देहात के से जुड़े हुए चिकित्सालय हैं या छोटे नर्सिंग होम और हॉस्पिटल हैं, वहां पर मरीज आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं, और उनके सभी के लक्षण लगभग कोरोना से जुड़े हुए हैं। तो जिन मरीजों को संदेह लगता है कि इन्हें कोरोना हो सकता है, तो उनको हम जांच के लिए सबसे पहले ये कहते हैं कि वहां जाइए, जांच कराइए। अगर कोरोना होता है तो सीधे वहां उसी जहां जांच होती है जांच केंद्र से ही उसे कोरोना सेंटर भेज दिया जाता है। लेकिन बीमारी तो बहुत खतरनाक है और बड़ी तेजी से फैल रही है, तो जनहानि तो बहुत ज्यादा हो ही रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रवि नागर जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बरेली में जांचें हो रही हैं, ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर जांचें नहीं हो रही, स्वास्थ्य विभाग की टीमें नहीं पहुंच रही हैं। रजनीश जी भी माफ कीजिएगा, हाँ, रजनीश जी भी यही बात कह रहे हैं बार बार कि वहां पर जांचें नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर जांचें नहीं हो रही होंगी क्योंकि ग्राम प्रधान ज्यादा जमीनी हकीकत से आपको चीज बता सकते हैं। तो अगर लोग जांच कराने जाते हैं तो भी नहीं हो रहे। और ये जो मैं जानकारी का अभाव कह रही हूँ, ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि कई ग्रामीण ऐसे हैं जिनसे बात हुई है, के न्यूज़ की टीम के लोगों ने बातचीत की, तो उनका ये कहना है कि सिर्फ खांसी बुखार जुकाम हो रहा था और उसके बाद उनकी मौत हो गई। क्यों? क्योंकि जांच नहीं हो पा रही, तो उन्हें पता भी नहीं चल पा रहा है कि जांच हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या खांसी बुखार जुकाम कोरोना के लक्षण है? देखिए, खांसी जुकाम बुखार ये कोरोना के प्राथमिक लक्षण हैं, और ये अन्य बीमारियां जो अब तक पहले से हो रही थी उनके भी ये लक्षण वही हैं। तो भूल ये कर सकता है मरीज कि पहले वो ये समझता है कि मुझे जो साधारण खांसी जुकाम बुखार होता था पहले, मुझे वही है। दूसरा, एक भय भी बना हुआ है। कई मरीजों में मैंने ही देखा है, अगर मैं किसी से ये कह देता हूँ कोरोना की रिपोर्ट कराइए, आप जांच कराइए, तो मरीज बड़ा भयभीत हो जाता है और वो ये चाहता है कि मुझे कोरोना की रिपोर्ट या उसकी जांच कराने के लिए मुझसे ना कहा जाए।
तो जो आपने कहा कि ये क्या कोरोना के लक्षण है, प्राथमिक लक्षण कोरोना के यही होते हैं जो आपने अभी मुझसे सवाल किया। तो इन चीजों को रवि नागर जी, ये बात बिल्कुल सही है कि चलिए कोरोना के लक्षण हैं या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि लोग जांच, ये जो आपने अभी बात कही कि लोग भयभीत हैं, अगर आप उनसे कहेंगे कोरोना टेस्ट करा लो तो उसके बाद वो कोरोना टेस्ट नहीं कराएंगे। मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अमरावती से प्रशांत जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? हेलो सर। जी प्रशांत जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? मैं प्रशांत कामड़ी हूँ, अमरावती से बात कर रहा हूँ। कुछ कोरोना से है, कुछ आत्महत्या से मार रहे लोग, सांस रोक के, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आपको वो बात। जी प्रशांत जी, क्या बताना चाहते हैं आप? काफी बातें गवर्नमेंट ने छुपाया है, पहले से आ रहा है क्राइम ये जी, इसलिए गवर्नमेंट के पास मेरा कंप्लेंट भी है जी, स्टेट गवर्नमेंट और मंत्रालय से मोदी जी के पास भी थे, मनमोहन सिंह जी के पास भी है, जो 2011 से कंप्लेंट में। ठीक है जी, ओके। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये घाटों की तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हालात ये हैं कि शव को दफनाने की भी जगह नहीं, और अब तो बैन भी हो गया है कि आप शव को नहीं प्रवाह कर सकते हैं, विसर्जित नहीं कर सकते हैं गंगा में। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के अब बैन लगा दिया गया है, क्योंकि जब से लाशों का अंबार जो है वो घाटों पर देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं स्थिति काफ़ी भयावह है। और सबसे बड़ी वजह यही है कि जागरूकता का भी अभाव है, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, रिपोर्ट सही मिल पा रही है। रवि नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए। रवि नागर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कुछ लोग RT-PCR टेस्ट कराते हैं और एंटीजन टेस्ट कराते हैं। एंटीजन टेस्ट को अभी फिलहाल हाल ही में कल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने इस बात को कहा कि एंटीजन और RT-PCR टेस्ट अब उतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। और इससे पहले 1 महीने पहले भी ये बात गोरखपुर के डॉक्टर ने कही थी कि RT-PCR और एंटीजन टेस्ट अब उतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग CT स्कैन जैसी चीज़ों का भी सहारा ले रहे हैं। जो बहुत जागरूक है, जिनको बहुत ज़रूरत है ये जाने की, वो लोग CT स्कैन का सहारा ले रहे हैं, या जिनके पास पैसा है। जो गरीब लोग हैं वो क्या करें? और सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोई RT-PCR टेस्ट करा भी लेता है, ग्रामीण के लोग, वैसे भी गांव के जो लोग हैं वो काफ़ी भयभीत रहते हैं, उसके बाद अगर वो टेस्ट करा भी लेते हैं हिम्मत करके, तो उनकी रिपोर्ट 7-7 दिन नहीं आती, 8-8 दिन नहीं आती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्योंकि तब तक तो वो काफ़ी लोगों को संक्रमित कर चुका होगा अगर वो पॉजिटिव होगा तो। देखिए, जब भी किसी मरीज को खांसी, जुकाम, बुखार या गले में दर्द या सांस जैसी परेशानी, प्राथमिक लक्षण जिनको कहा जाता है, जैसे किसी मरीज को बुखार आए, उसको खांसी आए या उसको जुकाम हो, उसको ये समझ लेना चाहिए कि मैं जो ये भयानक बीमारी इस देश के अंदर आई हुई है, मैं उससे ग्रसित हूं। वो वही प्रोटोकॉल जो कोरोना के अंदर चलता है कि घर के अन्य मेंबर जो हैं उनसे अलग हो जाना चाहिए, उसको जो उसके अंदर चिकित्सक जो दवाइयां बताता है, चिकित्सक के सलाह के अनुसार उन दवाइयों को ले वो, और अपने आप को वो एक तरीके से परिवार से अलग कर दे, गर्म पानी पिए, भाप ले, और जो भी दवाइयां चिकित्सक उनको देखकर बताएं उन दवाइयों को उसे लेना चाहिए। और उसके बाद तत्काल उसे जांच करानी चाहिए, लेकिन जब तक जांच ना आए तब तक उसे यही मान लेना चाहिए कि जो भयानक बीमारी है, ये बीमारी मुझे भी हो सकती है। एहतियात के तौर पर मतलब खुद को होम आइसोलेट कर लेना चाहिए। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। हम बात कर रहे हैं कोरोना की गोद में गांव। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से यूपी के गांव बेहाल हैं और कहीं ना कहीं अब मौतों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कोरोना की गोद में गांव। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से यूपी के गांव बेहाल हैं। पूर्वांचल से लेकर वेस्ट यूपी तक हर गांव में लोग कोरोना से मिलते जुलते लक्षणों से पीड़ित हैं। कहीं ना कहीं जागरूकता का बहुत ज्यादा अभाव है और लगातार हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि ग्रामीण लोगों को जागरूक करने की बहुत जरूरत है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा रहे हैं। और जैसे कि हमारे संवाददाता भी ये बात कह रहे थे कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं उनको भी कोरोना ना हो जाए। और हमारे साथ इकरार खान भी जुड़ चुके हैं, गाजीपुर से संवाददाता हैं। इकरार, मैं आपसे जानना चाहूंगी, गाजीपुर की अगर मैं बात करूं तो गाजीपुर के क्या हाल है? बता रहे हैं सर, चाहते हैं कि गाजीपुर के कोरोना ने अपने गांव में भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अभी ताजा मामला गाजीपुर के गमर एरिया का है, जिसमें कम से कम 2500 जो ग्राम सभा गांव से जिन लोगों के कोरोना कह लीजिए मौत हुई, तो उसके बाद उन्होंने गंगा के तीर उनको परवाह कर दिया था। लेकिन जब प्रशासन को पता चला कि नहीं, ग्राम सभा के इस एरिया के लोग जैसे घाटों पे लोगों ने लाशों को इसी तरह जल प्रवाह कर दिया था। उसके बाद प्रशासन ने आनंद फानन में उन लाखों लाशों का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद हर ग्राम सभा गंगा के जो सटे हुए गांव हैं उनको अलाउंस के द्वारा माइक द्वारा उनको संबोधन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अगर ऐसी कोई बात है तो आप जिला प्रशासन को सूचित करें और ऐसा कभी कोई भी जल प्रवाह न करे, जिससे कि और भयानक बीमारी और भयानक रूप ले सके। जी बिल्कुल इकरार, हमारे साथ माजिद भी जुड़े हुए हैं। माजिद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जालौन की अगर बात करें तो जालौन में किस तरीके से माजिद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ रजीश जी जुड़े हुए हैं। रजीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें नहीं पहुंच पा रही हैं, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, वैक्सीनेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, ऐसे में जब आपके गांव के लोग बीमार होते हैं तब वो क्या करते हैं? दवाई लेकर रहे हैं जाके, जी दवाई तो लेनी पड़ती है डॉक्टर से। और डॉक्टर उसके बावजूद भी जांच नहीं करते हैं? जांच तो देखो हमारे गांव में तो नहीं हो रही है, लेकिन जैसे लौनी वो है हॉस्पिटल, उसमें चल रही है, कुछ गाजियाबाद चल रही है, लेकिन दूर पड़ता है इसलिए वहाँ नहीं पहुँच पाते। कुछ लोग नजदीक से दवाई ले लेते हैं जी। लेकिन गांव में नहीं है फिलहाल। हमारे साथ माजिद जुड़े हुए हैं। माजिद, मैं जानना चाहूंगी, जालौन में जिस तरीके से किस तरीके से टेस्टिंग हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, वैक्सीनेशन हो पा रहा है या ठीक से नहीं हो पा रहा है? टेस्टिंग की अगर हम सबसे पहले बात करें तो किस तरीके से हो रही है? क्या लोग जाकर करवा रहे हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है? देखिए, अगर टेस्टिंग की बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में, तो कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो अभी तक उन गांव में पहुंचे ही नहीं है, तो टेस्टिंग कहां से होगी। और हम आपको भी बता दें कि 9 ब्लॉक में तकरीबन सारे ब्लॉक ऐसे हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं और वहाँ कोरोना के कई मरीज हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर टेस्टिंग वाली बात हो या वैक्सीनेशन की बात हो, तो वैक्सीनेशन का तो अभी सवाल ही नहीं उठ रहा, लेकिन टेस्टिंग जो उनको करना चाहिए, बुनियादी सुविधाएं जो है वो देना चाहिए। वो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं गांव के, वहाँ तो वो लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं और वहाँ से जो कोरोना के केसेस जो बाहर आ रहे हैं उसके बावजूद भी प्रशासन को नहीं लग रहा है कि हमें उन जगहों पर जाना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए कि किस तरीके से लोग लापरवाही कर रहे हैं, क्यों इतने केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए जानबूझकर भी ये सारे प्रशासन के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं इसको सब निगलेक्ट कर रहे हैं कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गांव के जितने भी क्षेत्र हैं कोरोना से पीड़ित होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसकी लापरवाही जो है कहीं भयानक रूप ना ले ले, ये डर बना हुआ है। जी बिल्कुल माजिद, कहीं ना कहीं हालात बहुत खराब है। शायद यही बहुत बड़ी समस्या भी है कि जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। विनोद हैं आगरा से। विनोद, अपनी बात रख सकते हैं आप? विनोद जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? लगता है विनोद जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विष्णु जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? हाँ जी, मैं बात रख सकता हूँ। मैं आगरा से बोल रहा हूँ। मैं अपनी राय देना चाह रहा हूँ यहाँ पे जी। मैं यहाँ की जो डॉक्टर हैं, यहाँ पे जो हॉस्पिटल हैं, इतनी मारामारी चल रही है, इतने पैसों की मारामारी चल रही है। 10-10 लाख रुपए मरीजों से मतलब ऐटे जा रहे हैं। हम डीएम साहब के पास जा रहे हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी के पास जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के पास जा रहे हैं।
पर सर हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही है और कहते हैं कि जहाँ पे आपका पेशेंट रखा हुआ है आप उन डॉक्टरों से बात करो। उन डॉक्टरों से बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे फीस जमा कर दो, अब आपका पेशेंट बच पाएगा, अदरवाइज आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। तो लाचारी हो गए लोगों को, वहाँ पे फीस जमा करने पड़ते हैं, 10-10 लाख रुपए वो मांगते हैं एक पेशेंट से। तो सर हम लोग कहाँ जाएंगे? न डीएम सुनता है, न आला अधिकारी सुनते हैं, न प्रशासन सुनता है। आदमी जाए तो कहाँ जाए? ऐसी हालात बन गए आगरा के अंदर जो मतलब संभाले नहीं जाते हैं। बिल्कुल विशु जी, कहीं ना कहीं हालात बहुत खराब है, इसीलिए शायद हम आज इस पर बात कर रहे हैं और लगातार हम ये बात करें कि जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। लोग इतना परेशान हैं। रवि नागर जी, मैं ये सवाल आपसे ही लूंगी क्योंकि जिस तरीके से अभी आगरा से एक दर्शक ने कॉल किया, उनका ये कहना है कि हॉस्पिटल्स में जिस तरीके से लूट चल रही है उसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। देखिए, अब अगर किसी मरीज के साथ कोई भी अस्पताल लूट करता है, धोखाधड़ी करता है या जो चिकित्सा के वाजिब पैसे हैं उससे ज्यादा वो लेता है, तो वो आज की स्थिति में एक तरीके से पाप कर रहा है। वो उसे नहीं करना चाहिए। अब कहाँ हो रहा है या कौन लोग कर रहे हैं ये प्रशासन का विषय है, लेकिन आज जो ऐसा काम कर रहा है वो निश्चित ही, जिसे डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, आज वो एक तरीके से इतना बड़ा पाप कर रहा है कि जिसे परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल रवि नागर जी, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गरीब है, परेशान है तो उसकी मदद करना भी हमारा फर्ज है और ये इंसानियत की बात है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। जमीनी हकीकत में चीजें बहुत अलग चल रही हैं। लोग कालाबाजारी भी कर रहे हैं, अस्पतालों में लूट घसोट भी चल रही है, परेशान हो रहे हैं, न जाने कितने लोग अपनों को खो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है, ये एक बड़ी लापरवाही जो है वो स्वास्थ्य विभाग की देखने को मिल रही है। एक जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। शायद यही वजह है कि आज इस तरीके से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और केसेस भी बढ़ रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हम बात कर रहे हैं कोरोना की गोद में गांव। जिस तरीके से लगातार आंकड़े तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ मौतों का आंकड़ा जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जागरूकता का अभाव है, स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव नहीं पहुंच रही। हमारे साथ आगरा से एक दर्शक जुड़े थे, वो बता रहे थे कि हॉस्पिटल में जिस तरीके से लूट घसोट चल रही है, कहीं ना कहीं आदमी को बहुत बुरी तरीके से परेशान किया जा रहा है। और ये आपदा में अवसर को बदलने का कोई इस वक्त ये समय नहीं है और कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि हमें इंसानियत दिखानी होगी और जो लोग गरीब हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोरोना की गोद में गांव। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जो यूपी के जो गांव हैं वो बेहाल हैं। पूर्वांचल से लेकर वेस्ट यूपी तक हर गांव में लोग कोरोना से मिलते जुलते लक्षणों से पीड़ित हैं। बुलंदशहर के एक गांव में 1.5 महीने के अंदर 28 मौतें हो चुकी हैं। अंबेडकर नगर से लेकर जालौन, उन्नाव, कानपुर देहात के हालात बदतर हो चले हैं। समस्या ये है कि जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, मौतें लगातार हो रही हैं, लेकिन इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ खुद स्वस्थ रहना चाहते हैं। हमारे साथ अभी इससे पहले कुछ संवाददाता जुड़े थे, वो इस बात को साफ कह रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सिर्फ इसलिए गांव की जो टीमें हैं वो सिर्फ इसलिए गांव नहीं जाती क्योंकि उनको लगता है कि ये संक्रमण कहीं उनको ना हो जाए।
ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो जनता का ख्याल रखें, ना कि उन्हें ऐसे हाल में छोड़ दिया जाए कि उनको मौत को गले लगाना पड़ रहा है। नॉर्मल सा खांसी जुकाम बुखार गाँव वालों के लिए कितना कष्टकारी हो रहा है, लोग अपनों को खो रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार ऐसी सामने आ रही हैं और जागरूकता के अभाव में लोग सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं, क्योंकि उनको जागरूक करने वाला कोई भी नहीं है। ग्राम प्रधान भी लगातार शिकायतें करते हैं, कंप्लेन करते हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, कहीं से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। हमारे साथ अभी आगरा से एक दर्शक जुड़े थे, वो इतना परेशान थे क्योंकि उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। डीएम तक से कंप्लेन करी जा रही है, लेकिन उधर से भी कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। सीएम पोर्टल पर लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। हर व्यक्ति परेशान है। अस्पतालों में लूट चल रही है, कालाबाजारी अपनी चरम सीमा पर है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो 50-50 हजार रुपए में बेचे जा रहे हैं, जो इंजेक्शन है वो 5-5 हजार 6-6 हजार रुपए में बेचे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों की वजह से इसका जो अंजाम है वो आम जनता और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। जिस तरीके से अब शव को नदियों में प्रवाहित करने में बैन लग गया है, अब आप उनको प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, आपको जलाना होगा उनको, और जलाने के लिए लकड़ियां भी मुहैया कराई जाएंगी। प्रशासनिक अधिकारी इस बात को ये बात स्पष्ट कर रहे हैं। और हम लगातार बात कर रहे हैं कोरोना की गोद में यूपी के गांव। पंचायत चुनाव के बाद से जो स्थिति खराब हुई, कहीं ना कहीं वो स्थिति काफी ज्यादा अब गंभीर हो गई है, क्योंकि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सफल कुमार सीएमएस जिला अस्पताल शामली से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय पवार चिकित्सक गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ गोपाल बनवाल संवाददाता अमेठी से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गोपाल, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। अमेठी की अगर मैं बात करूं तो अमेठी के क्या हाल है? अमेठी में किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं या नहीं कराई जा रही हैं? सैनिटाइजेशन, जो तमाम तरीके के कोरोना प्रोटोकॉल है, कोरोना से बचाव के लिए जो चीजें की जाती है, क्या वो हो पा रही? गोपाल जी, हमारे साथ गोपाल जुड़े हुए हैं अमेठी से संवाददाता। गोपाल, तुम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वहाँ अमेठी के क्या हाल चाल है? अमेठी में किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो लोगों को मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है? अमेठी में किस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो दिख रहा है? अगर हम बात करें जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच रही हैं, क्या वो पहुंच पा रही है? वैक्सीनेशन किस तरीके का हो रहा है? वो तमाम चीजें जो इस वक्त बहुत जरूरी है, क्या वो हो पा रहा है या नहीं? मैडम, मेरी बात सुनिए। हमारे पास 150 मरीज भर्ती है, इंतजाम है नहीं। ऑक्सीजन का जैसे तैसे होता है वो कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं सारे मरीजों को सुविधा मिल जाए। 7-8 डेली मर रहे हैं हमारे पास। इसमें प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट का क्या हुआ? हम पूरा काम कर रहे हैं, आधी रात। आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, कार्तिकेय है। कार्तिकेय, अपनी बात रख सकते हैं आप? मैं रोनिंग से बोल रहा हूँ जी। कार्तिकेय जी, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से। मैम, यहाँ पर कोई भी मतलब मैम स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। यहाँ पर हॉस्टल बंद कर दिए गए हैं सारे, और यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्टल में जाते हैं तो लोग रिपोर्ट नेगेटिव बता रहे हैं, और स्वास्थ्य सुविधाएं है नहीं है। आसपास के गाँव में सील कर दिया गया है। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है कार्तिकेय, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। मैम, यहाँ पे हम जब एमपी जा रहे हैं मैम, तो यहाँ पे सीमाएं सील कर दी गई है, इलाज हो नहीं पा रहा है। इतने में लंग इन्फेक्शन बढ़ जा रहा है और पेशेंट की मौत हो जा रही है। मेरे छात्र के साथ भी ऐसी हुआ मैम। अभी मैं कुछ दिनों पहले उनको ग्वालियर लेने यहाँ पे गया मैम। हम ग्वालियर गए, यहाँ पर लंग इन्फेक्शन का इलाज नहीं हुआ, हॉस्पिटल में रिपोर्ट नेगेटिव आई, और अगर सही टाइम पे इलाज मिल जाता तो आज वो हमारे साथ होता। हम अभी 4 दिन पहले उनकी डेथ हो गई है। ग्वालियर में उनको इलाज, वहाँ पे बेड ही मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में मैम 40,000 रुपए बेड के ले रहे हैं, 15,000 रुपए बेड के ले रहे हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड है नहीं है। तो ऐसे में तो गरीब बेचारा मर ही जाएगा ना। वो करे इलाज करवाए तो करवाए कहाँ? बिल्कुल कार्तिकेय, बिल्कुल ये सच बात है कि जिस तरीके से हालात है और जिस तरीके से लूट घसोट चल रही है अस्पतालों में और कालाबाजारी चल रही है, उससे जो गरीब जनता है उसका क्या हाल होगा इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं।
लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं नहीं समझ रहे हैं और ये काफ़ी दुखद है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। सफल कुमार जी सीएमएस जिला अस्पताल शामली से हैं, गोपाल बननवाल संवाददाता अमेठी से और डॉक्टर अजय पवार चिकित्सक गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। गोपाल, मैं आपके पास आऊंगी। अमेठी की बात करें अगर, तो अमेठी में किस तरीके से सुविधाएं मुहैया हो पा रही हैं लोगों को? अमेठी में सुविधाओं की बात की जाए तो अमेठी में सबसे ज्यादा समस्या हो रही है कि लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है, आइसोलेशन के लिए प्रॉब्लम हो रही है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, जो कि प्रशासनिक अमला कहता है कि हमारे यहाँ बेड की पूरी व्यवस्था है, हम लोगों को आइसोलेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दावे सारे खोखले नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें नहीं पहुंच रही गाँव-गाँव। गोपाल जी, स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो गांव-गांव पहुंचनी है, टेस्टिंग करवानी है, तो स्वास्थ्य विभाग की टीमें नहीं पहुंच रही घर घर। बिल्कुल, एक तरफ यहाँ कोरोना महामारी से लोगों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है, तो वहीं इसी तरह अमेठी जनपद में एक घाटमपुर गांव है जहाँ रहस्यमय तरीके से 4 दिनों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। दहशत में पूरा गाँव बना हुआ है और लोगों का डर की जिंदगी जीने को मजबूर है। जागरूकता की अगर हम बात करें गोपाल, तो अमेठी में किस तरीके से, क्या गाँव के जो लोग हैं वो जागरूक है? क्या उनको पता है कि कोरोना जैसी बीमारी क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके बचाव क्या है? प्रशासन की तरफ से कोई भी जागरूकता की व्यवस्थाएं नहीं की गई है। जैसा कि देखा जा सकता है, हमारे यहाँ डेली सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बाजार खुलते हैं, लेकिन जिस हिसाब से बाजारें खुल रही हैं जैसे लगता है कि मेला लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के अमले की तरफ से भी जागरूकता की कमी है और लोगों में भी जागरूकता की कमी। स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो क्या स्वास्थ्य विभाग में की जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से निभाई जा रही है? क्योंकि इससे पहले हमको कई दर्शक कॉल कर चुके हैं और वो ये बात बता रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में हर जो लोग हैं, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वो बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, बेड का बहुत ज्यादा पैसा मांग रहा है, तो इसको लेकर क्या स्थिति? बिल्कुल, अमेठी जनपद में स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्थाएं, जो दावा कर रहा है स्वास्थ्य विभाग, वो पूरी तरह से खोखले दिख रहे हैं। क्योंकि L2 गौरीगंज में है, जो कि हमारे जिला अस्पताल में बना हुआ है, वहाँ पे बेड की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ से L3 के लिए ट्रांसफर पेशेंट को रिफर किया जाता है। लेकिन वहाँ पहुंचते कुछ पेशेंट दम तोड़ देते हैं और कुछ पेशेंट पहुंचते भी हैं तो वहाँ पता लगता है कि उनको जमीन में लिटा के उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है। गोपाल जी, अगर वैक्सीनेशन की मैं बात करूं तो वैक्सीन क्या लग पा रही है लोगों को प्रॉपर तरीके से? जी हाँ, वैक्सीनेशन बहुत तेजी से यहाँ पे लग रही है। डेली हर CSC PSC में वैक्सीनेशन हो रहा है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कतें नहीं आ रही। हमारे साथ डॉक्टर मुकेश गोयल जी जुड़े हैं, जो कि कोविड हॉस्पिटल में चिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका। मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये सवाल आपसे बहुत अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हम गांव के ज़्यादातर बात इसलिए करें क्योंकि जब से पंचायत चुनाव हुए हैं तब से गांव की जो स्थिति है वो काफ़ी खराब हो गई है और गांव के लोग जागरूक नहीं हैं। उनको लगता है कि ये कोई रहस्यमयी बीमारी है, वो कोरोना को शायद समझ नहीं पा रहे हैं और जो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है वो कि जाके उनको समझाना, उनको जागरूक करना, समय समय पर उनकी जांच करना, लेकिन ये सब भी संभव नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप कोविड हॉस्पिटल में चिकित्सक है इस वक्त, आपके हिसाब से मरीजों का आंकड़ा इस वक्त क्या है, क्या तेजी से फैल रहा है और क्या वजह है जो इतनी तेजी से संक्रमण फैल रहा है? अगर मैं आगरा की बात करूं जी, तो लगभग हम 2 महीने से अपना कोविड हॉस्पिटल चला रहे हैं जी, तो ये लगभग 7 दिन पहले तक काफी तेजी से बढ़ रहा था कोरोना जी, 4 या 5 दिन में काफी केसेस कम हुए हैं। और जहां तक जागरूकता की बात है तो मैं ये समझता हूं कि पब्लिक की भागीदारी बहुत जरूरी होती है जी। और पब्लिक को पूरे 1 साल से लगभग मीडिया के माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया, समाचार के पत्रों से हर पब्लिक को पता है हमें करना क्या है जी। लेकिन मेरे ख्याल से जो चूक हो रही है उसके 2 कारण मुझे नजर आते हैं। एक तो पब्लिक अनएजुकेटेड है जी, और दूसरी हमारी क्राउडेड एरिया है। जैसे एक घर पे 30 या 40 तक लोग रहते हैं, उसको अगर बस्ती की बात करें तो बस्ती बहुत क्राउडेड है, उस वजह से उनको वो एटमॉस्फेयर घर के अंदर नहीं मिल सकता और इस वजह से ये लोग बाहर निकलते हैं। तो जब घर में फैसिलिटी नहीं होती है, एक ही टॉयलेट है या 40-40, 30 लोग जाते हैं, तो ये गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा है और एजुकेशन मुद्दा है, जिसकी वजह से लोगों को हुए भी ये गलती कर रहे हैं। अब आपसे जानना चाहूंगी मैं मुकेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग, अब जैसे हमारे पास आगरा से भी कई दर्शकों ने अभी फ़ोन किया था और उनका ये कहना है कि अस्पतालों में इस वक्त इतनी लूट घसोट चल रही है, लोगों को लूटा जा रहा है एक तरीके से, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो इसको लेकर आपको क्या कहना है कि इस तरीके से आपदा में अवसर बदलने का समय अभी तो नहीं है ना, तो अभी इस तरीके से चीज़ें क्यों की जा रही हैं?
चल रहे हैं उसमें से अधिकांश हॉस्पिटल जी मरीजों के भले के लिए और मरीजों की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कुछ हॉस्पिटल ऐसा कर रहे हो, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम चर्चा उन्हीं हॉस्पिटल की करते हैं जो गलत काम करते हैं। जी मैं बता रहा हूँ अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स इन आगरा दे आर डूइंग गुड। गोपाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से वहां पर अगर हम बात करें जागरूकता को लेकर, जैसे कि आपने बताया कि लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या जागरूक करने के लिए वहां के जो प्रधान है क्या वो किसी तरीके का इनिशिएटिव ले रहे हैं? सैनिटाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो हो पा रहा है, और यदि नहीं हो पा रहा है तो क्या आपने जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? जैसा कि हम आपको बता दें, अमेठी जनपद में घाटमपुर गांव है जहां रहस्यमय तरीके से 4 दिनों में 6 लोगों की मौत से दहशत का माहौल बना हुआ है और लोग डर की जिंदगी जी रहे हैं। आधा दर्जन मौतों के बाद ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग से की। जब स्वास्थ्य विभाग ने कोई इस पे एक्शन नहीं लिया तो जिला प्रशासन से भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन फिर भी कोई जिम्मेदार अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंचा कि उस गांव की सुध ले सके, जिससे ग्रामीण दहशत के माहौल से बाहर निकल सके। तो कहीं ना कहीं अमेठी जनपद में स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। बिल्कुल गोपाल, अगर इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ज़रूर ये व्यवस्थाएं जो हैं अव्यवस्थाएं फैलाई जा रही हैं और कहीं ना कहीं जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। डॉक्टर अजय पवार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर जिस तरीके से लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं और मौतों का आंकड़ा इस बार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर पिछले साल की अपेक्षा इस साल अपेक्षा बात की जाए तो इस साल मौतें बहुत तेज़ी से हो रही हैं, इसका क्या बड़ा कारण आप मानते हैं? देखिए, ये जो इस बार कोरोना है इसका स्ट्रेन बदला हुआ है जी, इसके अंदर म्यूटेशन हुआ और ये जो स्ट्रेन आया ये ज्यादा खतरनाक है पिछले वाले स्ट्रेन के मुकाबले। ये वायरस डिजीज के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं कि जैसे जैसे उनका जो प्रभाव है कम होता जाता है तो उसके अंदर म्यूटेशन होता है, चाहे कोई भी वायरस हो, चाहे वो किसी भी तरह का वो कोई भी फ्लू हो। एक साल एक होता, चाहे डेंगू वायरस था, एक साल एक वो था, अगले साल दूसरा था। तो इस बार जो स्ट्रेन आया ये ज्यादा खतरनाक है। पिछली बार का स्ट्रेन यंग लोगों पे, बच्चों पे बहुत कम था। इस बार यंग ऑलमोस्ट 60%, लेस देन 45 एज जो है वो ग्रुप पे वो हैं, और बच्चे भी इन्वॉल्व। पिछली बार बच्चे ऑलमोस्ट नगण्य इन्वॉल्व थे, इस बार बच्चे भी इन्वॉल्व। तो म्यूटेशन एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लापरवाही, जो आम पब्लिक की लापरवाही ड्यू टू अनएजुकेशन, ड्यू टू अनअवेयरनेस अबाउट द डिजीज। जी बिल्कुल अजय पवार जी, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी वजह है जिस तरीके से गांव में इस बार कोरोना संक्रमण फैल रहा है। पंचायत चुनाव के बाद से जिस तरीके से मरीज आने शुरू हुए, मैं लगातार कह रही हूँ बड़ी वजह है कि जागरूकता का अभाव है, लेकिन जो जिम्मेदार है वो लोगों को जागरूक नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं गांव के लोग अभी भी इसे सिर्फ नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम ही मान रहे हैं और वो कोरोना को सीरियसली नहीं ले रहे, और शायद यही वजह है कि अचानक से सर्दी जुकाम होने के बाद लोगों की मौत हो रही है। जैसे कि अभी गोपाल भी बता रहे थे कि अभी 6 लोगों की मौत हो गई, लेकिन किसी को नहीं पता क्योंकि टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। RT-PCR एंटीजन टेस्ट जो होने हैं उसमें भी अब डॉक्टर्स कह रहे हैं, कल स्वास्थ्य मंत्री भी यही बात कह रहे थे कि अब वो कारगर साबित नहीं हो रहे। CT स्कैन हर कोई नहीं कराता है, तो आखिर ऐसे में स्थिति कैसे समझी जाएगी? देखिए, ये स्थिति समझने के लिए जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया रखे, क्लिनिकल क्राइटेरिया, गला खराब हो और 3-4 दिन तक फीवर रहे तो आप इसको सस्पिशन मानिए कि ये कोरोना हो सकता है। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। अगर पॉसिबल हो तो RT-PCR और एंटीजन टेस्ट करा लीजिए। एंटीजन टेस्ट की सेंसिटिविटी बहुत कम है, लेकिन अगर किसी को एंटीजन पॉजिटिव है इट मीन्स ये 100% कोरोना है। अगर निगेटिव है तो ये रूल आउट नहीं करता कि इनको कोरोना नहीं है। सेकेंडली, RT-PCR की भी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा 100% नहीं है। तो आप, गवर्नमेंट भी ये कहती है कि अगर टेस्ट हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो उन्होंने कुछ गाइडलाइन दी है, वो ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। हाँ, टेस्ट जरूर कराइएगा, टेस्ट अवॉइड मत कीजिए। जहाँ तक पॉसिबल हो, गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जगह जगह पे टेस्टिंग की सुविधा रखी है, तो उसका लाभ उठाएं, टेस्ट जरूर कराएं और कोरोना का ट्रीटमेंट उस हिसाब से, और सेल्फ आइसोलेशन, मास्क ये जरूर फॉलो करें, सोशल डिस्टेंस। अजय जी, यही तो एक बड़ी बात है कि टेस्टिंग नहीं हो रही है। अभी आप गोपाल जी को सुन रहे होंगे, अमेठी से हमारे संवाददाता है, इन्होंने बताया कि टेस्टिंग हो ही नहीं रही है। अगर टेस्टिंग कराने भी कोई जाता है तो टेस्टिंग नहीं की जाती, वहां पर नॉर्मल दवाई देकर भेज दिया जाता है सर्दी जुकाम की।
नहीं, टेस्टिंग तो हो रही है, लेकिन वो है कि कहाँ आपकी बात में टेस्टिंग तो हो रही है, जितना भी उनके पास मटेरियल अवेलेबल है, क्योंकि देखो जिस हिसाब से बीमारी फैल रही है, जिस हिसाब से नंबर ऑफ पेशेंट्स आ रहे हैं, इतना वो शायद उम्मीद नहीं की। पिछली बार भी इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं आए थे जितने इस बार आ रहे हैं। तो हमारी व्यवस्था के हिसाब से जितना भी हम लोगों के यहाँ टेस्टिंग हो रही है, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी टेस्टिंग हो रही है, लेकिन जितना भी हो रही है उतने का तो फायदा उठाना चाहिए। जी, हमारे साथ मुकेश जी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ऐसी तमाम खबरें आई बीच में कि लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं, लोग दहशत से मर रहे हैं, या फिर लोग जिनको बहुत कुछ गंभीर बीमारी है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, लेकिन वो मरते हार्ट अटैक से है या कोई डायबिटिक मरीज है, ऐसे मरते। इस बात पे कितनी सच्चाई है, मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं। कि रूटीनली बहुत से लोगों को अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं, जी, जिसे क्रोनिक इलनेस कहते हैं, जो अस्थमा हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम होती है। समस्याओं का प्रॉपर ट्रीटमेंट साइमल्टेनियसली जरूरी है। तो जब हम एक कोरोना का पेशेंट जैसी देखते हैं, कोरोना हो गया, तो जो व्यक्ति पहले से ही बीमार है, मैं ये जरूर कहूंगा कि उस बीमारी आदमी को तो नेगेटिव माइंडसेट में चला जाता है, मोरली वो डाउन हो जाता है, तो उस पर बीमारी अटैक ज्यादा करता है। क्योंकि मैंने महसूस किया है कि जब भी हम पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं, जब भी हम स्ट्रांग रहते हैं, तो हम किसी भी लड़ाई जीत सकते हैं। तो ये जो बीमार व्यक्ति है हमारे ऑलरेडी, वो किसी वजह से भी हो, क्रोनिक इलनेस है, अस्थमा है, डायबिटीज, मगर इसके पास अगर कोरोना के बाद सुनते भी हैं, नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं, और साथ में वो ये भी सोचते हैं कि घर का जो व्यक्ति कोरोना में जा रहा है उसका क्या होगा, उसको देखकर भी समझ जाता है, और इसका डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी हेल्थ पे आता है। जी, अच्छा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। इस बार जो है बहुत सारे मरीज हार्ट अटैक से और हार्ट से संबंधित बीमारियों से मर रहे हैं। मैं इस चीज को बताना चाहूंगा कि ये जो स्ट्रेन है, इस बार जो स्ट्रेन आया है, उसके साइड इफेक्ट कुछ हार्ट के ऊपर हैं। ये हार्ट मसल्स के ऊपर इनको इन्वॉल्व करके कार्डिक मायोपैथी कर रहा है, और साथ साथ इसके अंदर खून काढ़ा होने की संभावनाएं ज्यादा है, जिस वजह से एम्बोलिज्म ज्यादा हो रही है। तो इस बार जो ट्रीटमेंट में डिफर है कि पिछली बार जैसे हम सीआरपी, डी डाइमर, ये सब चीजें कराते हैं, तो खून पतला करने की दवाएं हम ऑलमोस्ट चौथे 5वें दिन से इस बार पेशेंट्स में शुरू कर रहे हैं। जी, इस वजह से हार्ट अटैक को और बाकी एम्बोलिज्म वगैरह को, जो थक्का बन के लंग्स में पहुंचा, उसको रोका जा सकता है। जी, अच्छा जी, मैं आपसे एक और बात ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ब्लैक फंगस ने भी यूपी में दस्तक दे दी है, और ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना पेशेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा ये बीमारी हो रही है, और यूपी में कई मरीज अब तक सामने आ चुके हैं और एक मौत भी हो चुकी है इससे। ये कैसे पता चलेगा कि इसके लक्षण क्या है शुरुआती दौर के? देखिए, पहले तो जानना जरूरी है कि ब्लैक होता है, ये फंगल इन्फेक्शन है जो नाक में, गले में होता है। होता क्या है कि जो कोरोना इन्फेक्शन है, कोरोना इन्फेक्शन में जैसे मैंने बताया कि 2 ही दवाइयां हैं जो लाइफ सेविंग है, बाकी जो दवाइयां वो सपोर्टिव है। 2 दवाइयां लाइफ सेविंग है। नंबर 1 जो हम स्टेरॉइड देते हैं, स्टेरॉइड इनमें पेशेंट्स में देना पड़ता है उनको लंग इन्फेक्शन वगैरह से रोकने के लिए। दूसरा जो खून पतला करने की दवाई इकोस्प्रिन देने, ये 2 दवाइयां लाइफ सेविंग है। स्टेरॉइड देना मजबूरी है, स्टेरॉइड दे के लाइफ बचाई जा सकती है, पर स्टेरॉइड के कुछ साइड इफेक्ट हैं, जिसमें से एक साइड इफेक्ट है स्टेरॉइड बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है। जब बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होता है, तो इस तरह के जैसे फंगल इन्फेक्शन है, इस तरह के इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। तो ये जो ब्लैक फंगस और ये सब चीजें, ये इस तरह की चीजें ज्यादा होती हैं। अगर किसी कोरोना पेशेंट को नाक के अंदर लगे, नाक के अंदर या ब्लॉकेज लगे, तो उसमें आपको ये ब्लैक फंगस ये सस्पेक्ट करना चाहिए, और उसका एक नेजल स्मेयर वो बना के, फंगल स्मेयर बना के उसको कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक रिपोर्ट आए उससे पहले ही आप उसका एंटी फंगल ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। जी, अजय जी, तो क्या ये भी उतनी ही तेजी से फैलता है जितनी तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है? ये देखिए, जैसे कोरोना फैलता है तो ये इन्फेक्शन है, ज्यादा पेशेंट्स हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होंगे, उस हिसाब से फैलेगा। इसको अलग बीमारी के तौर पे नहीं, कोरोना के साथ ही एसोसिएट करके चलना चाहिए, क्योंकि कोरोना में दवाइयों का ये साइड इफेक्ट की वजह से होता है।
जी हमारे साथ अमेठी से गोपाल जुड़े हुए हैं। गोपाल, जैसे कि आप बता रहे थे कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है और भीड़ जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, तो प्रशासन क्या करता रहता है? क्यों नहीं लोगों को समझाया जा रहा है कि लॉकडाउन कितना ज़रूरी है, जिस तरीके से मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, और क्यों नहीं उनको रोका जाता है, या फिर जिस तरीके से 2 गज की दूरी जो प्रोटोकॉल है उनका पालन क्यों नहीं करवा पा रहा है प्रशासन? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि प्रशासन लोगों को जागरूक करने के लिए मुनीदी तो करता है, लेकिन कोई सख्ती नहीं बरत रहा है। जब सख्ती बरती जाती है तो लोग अपने घरों में घुस जाते हैं और लोग बाहर निकलते नहीं है। प्रशासन वाहन बाहर आगे बढ़ते हैं तो लोग सड़कों पर जगह जगह इकट्ठा होने लगते हैं। तो कहीं प्रशासन इस मामले को अगर गंभीरता से ले तो कोरोना को रोकना बहुत ही संभव हो सकता है। जी बिल्कुल गोपाल, लेकिन जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, कहीं ना कहीं स्थिति बहुत खराब है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। हम बात कर रहे हैं कोरोना की गोद में गांव, जिस तरीके से लगातार ग्रामीण इलाकों में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, चौल हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोरोना की गोद में गांव। जिस तरीके से लगातार गांव में कोरोना फैल रहा है, हर घर में कोरोना हो रहा है और कहीं ना कहीं जो लोग जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। शमशान घाटों में जिस तरीके से लाशों का अंबार लगा हुआ है, कहीं ना कहीं स्थिति बहुत विचलित कर देने वाली है। हालात बहुत खराब हैं। तस्वीरें जैसे कि आप घाटों पर देख सकते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है। हालांकि अब बैन कर दिया गया है कि लाशों को गंगा नदी में प्रवाहित नहीं किया जाएगा और अब पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार माइक से अनाउंसमेंट कर रहा है और ये भी आश्वस्त किया जा रहा है कि जो लकड़ियां हैं वो मुहैया कराई जाएंगी और यदि कोई गरीब है, नहीं सक्षम है, वो भी आगे उसको लकड़ियां जो है वो मुहैया कराई जाएंगी। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनसे चर्चा कर रहे थे। गोपाल, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये जो खबरें आ रही हैं कि मृतकों का अंतिम संस्कार जो है वो चोरी छुपे कर रहे हैं गाँव वाले, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोरोना होगा ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। इस तरीके की जो भावनाएं हैं वो ग्रामीणों के मन में है, क्योंकि जागरूकता का बहुत अभाव है। तो क्या ऐसी कोई तस्वीर देखने को मिल रही है अमेठी में? जी बिल्कुल, अमेठी में ऐसी कोई प्रथा देखने को नहीं मिल रही है कि लोग ग्रामीण लाशों को छुपा के जलाएं या छुपा के दफनाएं, तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। जी गोपाल जी, बिल्कुल। हमारे साथ अजय पवार जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो लोग RT-PCR टेस्ट कराते हैं उनकी रिपोर्ट 6-6, 7-7 दिन बाद आ रही है और ऐसे में खतरा कहीं ना कहीं बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति रिपोर्ट का इंतजार करता है लेकिन खुद को होम आइसोलेट नहीं करता। इससे पहले हमसे डॉक्टर साहब ने ये बात कही थी कि अगर आप जब आप टेस्ट कराने जाएं तो उससे पहले आप ये मान लें कि आपको कोरोना हुआ है और आप होम आइसोलेट हो जाएं। लेकिन जब आपको होम आइसोलेट जब करना होता है पॉजिटिव होने के बाद भी, तब भी लोग बहुत कम ही होम आइसोलेट खुद को प्रॉपर्ली कर पाते हैं। तो रिपोर्ट आने तक का इंतजार में लोग खुद को होम आइसोलेट कैसे करेंगे? लेकिन ये जो रिपोर्ट्स लेट आती हैं, इसकी क्या बड़ी वजह है? देखिए, पहले तो मैं, आपने जो पहले सवाल गोपाल जी से पूछा मैं उसके ऊपर आना चाहूंगा। बहुत अच्छा पूछा आपने कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव होते, जैसे हमारे संपर्क में आते हैं, पूछे डॉक्टर साहब जरा इसका इलाज बताइए, फोन पे बात होती है तो वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब प्लीज किसी को मत। मैं नहीं समझता कि ऐसा क्यों समझते। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जैसे कोई एड्स हो या सिफिलिस हो आप किसी को ना बताएं, जिससे अछूत बीमारी नहीं है।
तो पता नहीं क्यों एक जनभावना ये है कि किसी को ये ना पता चल जाए तुम्हें कोरोना हुआ है। तो पहले तो पेशेंट को ये कन्विंस करना है कि आपको कोरोना है तो आप दूसरों को बताइए मुझे कोरोना है, ताकि दूसरे लोग सावधानी ले सकें। और दूसरा आपका सवाल ये था कि RT-PCR की रिपोर्ट जो है बहुत देर से आ रही है। वही बात है कि नंबर ऑफ टेस्ट इतने ज्यादा हो रहे हैं और एक RT-PCR की रिपोर्ट को करने में एक पेशेंट की 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ जो वो हो रहे हैं टेस्ट वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है। लेकिन जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट ने कहा कि जैसे ही आप टेस्ट दें या आपको लगे कोरोना है तो उन्होंने गाइडलाइन दी है, वो ट्रीटमेंट का चार्ट दिया 5 दिन का, वो आप ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। RT-PCR की रिपोर्ट का वेट मत कीजिए, क्योंकि उसमें जो दवाइयां, कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट होता हो या कोई नुकसान होता हो। वो सारी दवाइयां नॉर्मल ही दवा जी। मुकेश जी, मेरा ये सवाल आपसे, और ये काफी महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि इस बीच हमने ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी काफी हद तक देखी। लोग 50-50 हजार का सिलेंडर खरीदने को मजबूर थे, 1-1 लाख रुपए का सिलेंडर तक लोगों ने खरीदा है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति थी वो काफी खराब होने लगी थी। जो लोग हैं उन्होंने ये सोचा कि हम अस्पताल नहीं जाना चाहते, क्योंकि लोगों के मन में जो काफी डर भर गया था कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो शायद मेरी मौत हो जाएगी। उसके बाद लोगों ने घर में खुद को आइसोलेट करना शुरू किया और ऑक्सीजन सिलेंडर लेते रहते हैं। और क्या ये कितना सेफ है? जहां तक मैं समझता हूँ मैडम कि सिलेंडर का है, ये भी एक अज्ञानतावश हो रहा है। बहुत से लोग जो ऑक्सीजन सिलेंडर घर में इकट्ठा कर रहे हैं, इतनी जरूरत नहीं है, और वास्तव में जिसको जरूरत है उसको वो नहीं मिल। तो एक समाज के अंदर कहता ना भगदड़ सी मच गई, लहर सी चल गई कि अपने पास 1, 2, 3, 4, 5 सिलेंडर तक इस्तेमाल कर रहा करते हैं, और उसकी कोई जरूरत नहीं है उसकी। इसी वजह से जो कालाबाजारी हो रही है या जो ऑक्सीजन की क्राइसिस है शहर के अंदर, उससे बहुत सारे मरीजों को जिनको बचाया जा सकता था वो मौत के मुंह पर पहुंच जाते हैं। तो मेरा केवल यही कहना है कि शासन प्रशासन को इसमें थोड़ी सी सक्रियता दिखाते हुए अगर हम प्रॉपर तरीके से डॉक्टर्स के तत्काल है या हॉस्पिटल को ही ऑक्सीजन सप्लाई करें तो इस समस्या से बचाया जा सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि पब्लिक भी अपनी भागीदारी एक राष्ट्र के प्रति निभाए और वो जरूरत होने पे हॉस्पिटल जाए, ना कि अपने घर के ऑक्सीजन लगाने से इलाज नहीं हो जाएगा। केवल ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारी चीजों की भी जरूरत होती है, जैसे बताया ना कि अस्पतालों में तो लूट घसोट शुरू हो गई है और आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 15-15 हजार रुपए एक दिन का बेड का दे। तो कहीं ना कहीं इसलिए लोग ये इजी रास्ता चुन लेते हैं कि हम होम आइसोलेशन में रह लेंगे, शायद बच जाए। इस तरीके की मंशा, तमाम तरीके की भ्रांतियां और कहीं ना कहीं ये सिस्टम की खराबी है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। हमारे साथ सफल कुमार CMS जिला अस्पताल शामली से जुड़े हुए हैं। सफल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, गांव-गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंचनी थी लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। शामली में भी स्थिति कुछ ऐसी है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें नहीं पहुंच पा रही है। गांव-गांव में हर घर में कोरोना हो रहा है लेकिन जांच नहीं हो पा रही है और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि रहस्यमयी तरीके से मौत हो रही है, सिर्फ सर्दी जुकाम बुखार हुआ है और मौत हो गई। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सफल जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं बोल रहा हूँ मैडम जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सफल जी, आपकी आवाज आ रही है, जवाब दीजिए। शामली के अंदर बहुत अच्छा इंतजाम है। हमारे पास 120 मरीज भर्ती हैं। मैं आपको बता दूं, इंतजाम हमारे पास ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई ठीक है, DM की तरफ थ्रू हो रही है। कोई भी मौत ऐसी नहीं है जो बिना मतलब के हो रही है। कह रहे हैं ना, जब हमारी के न्यूज की टीम पहुंचती है तो वहां पर ये पता चलता है कि ऐसा नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें नहीं पहुंच रही है, किट लोगों तक नहीं पहुंच रही है, लोगों को पता ही नहीं है कोरोना क्या है। नहीं, हमारा फील्ड वर्क हो रहा है, CM की तरफ से हो रहा है। जिला अस्पताल का मैं देख रहा हूँ मैडम, मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। और कागजी दावे हैं सफल जी, ये सिर्फ और सिर्फ कागजी दावे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, सफल जी बहुत बहुत शुक्रिया और गोपाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं कोरोना की गोद में गांव। लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लगातार जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, शमशान घाटों में अंबार लगा हुआ है, स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है, लोगों में जागरूकता का अभाव है, लेकिन सिस्टम अभी भी आंख बंद करके बैठा हुआ है और कागजों में ये दिखा रहा है कि सब कुछ ठीक है, हम पूरी तैयारी से है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
है।